हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, हम लोग जो पीएचडी लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें गैसेस स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। 2 वीडियो उसके यूट्यूब पर अपलोड है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। उसी क्रम में तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर मतलब हमने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि गैस स्टेट में जो और सिलेबस बचा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आइडियल गैस की बात की जाए, देखिए जो आइडियल गैस, रियल गैस, 2 तरह की गैस हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आइडियल गैस एक कंडीशन है, बाकी एक्चुअली एग्जिस्टेंस जो है वह रियल गैस का है। एक आपका ऐसा पोजीशन है, यानी कहा जाए हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियली बिहेव करती है। आइडियल गैस इक्वेशन है। इसीलिए हमें जब क्वेश्चन मिलता है तो उसमें एक चीज़ मेंशन रहती है कि एज्यूम बिहेव एज आइडियल गैस। किसी गैस के बारे में आपको निकालना है तो यह मान के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि वह आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। क्योंकि आइडियल गैस क्या है बेटा, ये किसे कहेंगे? गैसेस विच ओबे गैस लॉ, जो भी गैस लॉ है, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड आइडियल गैस। तो उन्हें आइडियल गैस कहेंगे जो सभी टेम्परेचर प्रेशर पर गैस लॉ को फॉलो करती हैं। गैस लॉ क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना बेटा आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, मतलब आइडियल गैस के बारे में, वो ये है कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं वर्क करता। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इस पॉइंट की नीड है। वो क्या है बेटा? नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, no intermolecular force of attraction occurs between molecules of ideal gas। आइडियल गैस जो होती है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो हमारा है वो है रियल गैस। थ्योरेटिकल पॉइंट आपको बेटा क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपको इंटरव्यू तो नहीं देना है लेकिन मेंस भी लिखना है। तो आप पॉइंट्स उसमें जो कहीं भी क्वेश्चन पूछाएगा तो ये सब पॉइंट्स आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। रियल गैस क्या है बेटा? रियल गैस आपका वो है गैसेस which obeys gas laws only when temperature is high। कब बेटा? जब टेम्परेचर हाई हो एंड प्रेशर इज लो। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर ये गैस लॉ फॉलो करती हैं, यानी रियल गैसेस कहलाती हैं। आर कॉल्ड रियल गैस। तो उन्हें रियल गैसेस या रियल गैस कहते हैं। रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स निग्लेजिबल नहीं माना जाता। जो रियल गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में हम कहते हैं
लगभग यदि हम कंपेयर कर रहे हैं तो आइडियल गैस में तो मान लिया हो लगता ही नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन रियल गैस में एग्जिस्टेंस होती है। रियल गैस में एग्जिस्टेंस क्या होती है? होती है। यानी कह रहा है एग्जिस्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स of attraction among the molecule of real gas cannot be considered as negligible। उसको नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं कि रियल गैसेस में जो है फोर्स लगता ही नहीं है। आइडियल गैस में तो बिल्कुल ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन रियल गैसेस में बहुत कम है लेकिन एग्जिस्ट करता है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आपको आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, जो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा आपको समझना भी इसको ज़रूरी है। टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बेटा? टर्म है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कब, मतलब भाई रियल गैस के लिए क्या होती है, आइडियल गैस के लिए क्या होती है, और वैल्यू से क्या डिसाइड होता है, इस पर क्वेश्चन आता रहता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको कैपिटल जेड से इग्नोर करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो ये एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है? ये होता है आपका एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम एन आइडियल गैस, फ्रॉम एन आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम एन आइडियल बिहेवियर। यानी रियल गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट होती है, उसके लिए यह आपका एक्सप्रेशन है। एन एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम एन आइडियल बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यानी ये होता है Z इक्वल टू PV/nRT। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। आपको पता बेटा आइडियल गैस के लिए क्या होता है? फॉर आइडियल गैस आपको मालूम है बेटा, फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो हेंस फॉर आइडियल गैस सॉरी Z इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। यह जो Z इक्वल टू 1 है वह सभी टेम्परेचर प्रेशर पर मान है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। Z इक्वल टू 1 आइडियल गैस के लिए Z इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब रियल गैस के लिए जो होता है वह इसकी वैल्यू जो होती है 1 नहीं होती है, क्या होती है? 1 से ज़्यादा और 1 से कम। यानी फॉर रियल गैस यदि हम बात करें इसको, रियल गैस Z इज़ नॉट इक्वल टू 1। यदि
नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया, गलत बेटा, और नॉट इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन होता है 0 का। जेड इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी रियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा होता है, यानी क्यों ऐसा क्यों हुआ बेटा, बिकॉज फॉर रियल गैस PV इज नॉट इक्वल टू nRT, यानी PV इक्वल टू nRT नहीं होता है। तो जब PV इक्वल टू nRT नहीं होगा तो Z की वैल्यू रियल गैस के लिए 1 नहीं होगी। तो अब इसमें दो कंडीशन आती है, या तो भाई 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी। तो दोनों कंडीशन को हम क्या समझेंगे, इसकी हम थोड़ा बात करते हैं। पहली कंडीशन है इफ़ Z इज़ लेस देन 1, Z 1 से कम है, तो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं निगेटिव डेविएशन। क्या कहते हैं इसको बेटा, निगेटिव डेविएशन। तो इससे हमें समझना क्या है, ये हमें क्या बता रहा है, Z इक्वल टू लेस देन 1 या निगेटिव डेविएशन, ये बता रहा है यदि ऐसा है तो गैस इज मोर compressible than expected from ideal behavior। यानी Z इक्वल टू लेस देन 1 है तो जो गैस होगी वो ज़्यादा कंप्रेसिबल हो सकती है, उससे ज़्यादा कंप्रेस करते हैं उसको, आइडियल जितना आइडियली है उससे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ Z इज़ मोर देन 1, तो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये हमें क्या समझा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होता है, समझना है इसको। देखिए रिवर्स है, निगेटिव वाले में मोर कंप्रेसिबल हो रहा है और पॉजिटिव वाले में लेस कंप्रेसिबल होगा, यानी गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड from ideal behavior। Then from ideal behavior। अब कुछ नोट डाउन करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, Z इक्वल टू लेस देन 1 होगा तो निगेटिव डेविएशन कहेंगे, गैस मोर कंप्रेसिबल होगी एज कम्पेयर टू आइडियल बिहेवियर, और Z इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है तो इसको पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर। नोट कुछ हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ध्यान दिए बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रोटेशन में बहुत वीक होता है। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम वैल्यू ऑफ Z, वैल्यू ऑफ Z इज always greater than, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बताएगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यानी ये गैस लेस कंप्रेसिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई हीलियम और हाइड्रोजन किसी एक बार लेस कंप्रेसिबल है, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू Z से ज़्यादा, Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, 1 से कम होती है, 0 होती है, नन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके लेस कंप्रेसिबल हैं, इसके मतलब Z की वैल्यू मोर देन 1 है। तो क्या कहता था, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम वैल्यू ऑफ Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हैंस these gases are less
compressible than expected from ideal behavior ये ध्यान रखना है आपको। क्या होती है हीलियम और हाइड्रोजन की बुक्स में दिया है बेटा, इसलिए इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके लिए जेट की वैल्यू हमेशा जो है 1 से ज़्यादा होगी, तो ये लेस कंप्रेसिबल है। ओके, क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके। अब अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट टर्म हम लोग सीखते हैं। टर्म आता है बॉयल टेम्परेचर। बॉयल बेटा देखिए, जो आप नोट्स बनाइएगा उसमें ध्यान रखिएगा, बॉयल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर, ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? क्या होता है बॉयल टेम्परेचर? ये होता है टेम्परेचर at which a real gas obeys ideal gas law। गाड़ी का शीशा खुला है, बंद कर दो। ये क्या बेटा, बॉयल टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ ओवर एन appreciable range of pressure। यानी क्या बताए, बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर रियल गैस आइडियल गैस लॉ फॉलो करती है, ओवर अप्रेसिबल रेंज ऑफ प्रेशर, उसे टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। यानी वह टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है एक अप्रेसिबल रेंज ऑफ प्रेशर पर, तो वह क्या टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। तो बेटा ये बात ये ध्यान रखनी है कि बॉयल टेम्परेचर कोई फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन यह हर गैस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर गैस में बेटा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, इसीलिए बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगी। यानी इसको हम समझें तो बॉयल टेम्परेचर is different for different gases। Boil temperature different for different gases। क्लियर? ओके। तो अब इसका वैल्यू आपको ध्यान रखना है। 3 टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, तीनों के फॉर्मूले आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। ठीक है? बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर तो स्टेट ऑफ मैटर में आ जाएगा, और जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो हम लोग जूल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ेंगे जब, तो उसमें आएगा। आपको तीनों का ध्यान रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे हम तीनों की बात करें तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है तीनों का। जब मैं इन्वर्जन पढ़ा दूंगा तो तीनों के एक साथ रिलेट कर दूंगा, और इनमें रिलेशन भी पूछा जाता है। बॉयल और इन्वर्जन में रिलेशन भी पूछा गया कई बार। TB इक्वल टू होता है A/RB। ए और बी से आप परिचित हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी एक्चुअली वंडर वॉल कॉन्स्टेंट है। ए आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताएगा, ए की वैल्यू ज़्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, और बी जो है वो आपका वॉल्यूम करेक्शन है। तो ए का बहुत रोल है
आपका उसमें इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ए की वैल्यू ज़्यादा का मतलब इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, यानी गैस को लिक्विफाई करना ईजियर। तो हम बता देते हैं ए एंड बी आर वंडर वॉल्स कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हम बताने चल रहे हैं वो है आपका वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैस। ठीक है, और आपको ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, यानी वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस, वंडर इक्वेशन ऑफ रियल गैस। रिलेशन आपको ध्यान रखना है बहुत एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन में यदि रिलेशन अक्सर पूछ लेता है तो आपको बड़ा एकदम एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, आप समझिए। ये होता है P + AN² / V² इंटू V - NB = nRT। यह होता है आपका वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ये किसके लिए बेटा यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिए, ये है आपका फॉर n मोल्स। ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है बेटा PV = nRT होता है, उससे आप परिचित हैं। तो यदि हम इसको इस तरह करें, n की वैल्यू 1 कर दें तो ये हो जाएगा P + A/V² इंटू V - B = RT। ये किसके लिए हो गया बेटा? ये हो गया आपका फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या आपको वो मालूम है। फॉर आइडियल गैस का क्या रिलेशन था? फॉर आइडियल गैस ये होता था PV = nRT, और रियल गैस के लिए क्या है? P + AN² / V² इंटू V - NB = nRT। तो आपको एग्जैक्टली याद रखना, टिप पर होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार रिमाइंड इसलिए करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें, 125 क्वेश्चन आपका PGT में आएगा और आपके पास 2 घंटे होंगे, उसी में आपको बबल्स भी करना है, बाकी जो एंट्रीज थोड़ी बहुत रहती है वो भी करनी है। तो एक्यूरेसी और अच्छा सा कंठस्थ रहेगा तभी काम हो पाएगा। ओके बेटा, A/B आपका वंडरवॉल कांस्टेंट है, इससे आप परिचित हैं, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं बता रहा हूँ। स्मॉल a स्मॉल b क्या है? वंडरवॉल कांस्टेंट है। अब एक टर्म कविता पूछ लेता है कि इसमें जो AN² / V² है, या आपका जो है NB है, उसके लिए एक टर्म अलग यूज़ करते हैं। AN² / V² को बोलते हैं करेक्शन इन प्रेशर, या प्रेशर करेक्शन की बात हम कर दें तो ये टर्म हम बता रहे हैं आपको। AN² / V² जो है वो आपका है करेक्शन इन प्रेशर फॉर n मोल्स ऑफ गैस। और यदि हम इसको A/N की वैल्यू 1 रख दे बेटा, A/V² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? करेक्शन इन प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। उसी तरह आपका जो NB है उसे कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? वॉल्यूम करेक्शन। ओके, अब आते हैं कि वंडरवॉल कांस्टेंट A और B हमें क्या बता रहा है, उसका क्या बेनिफिट्स है, ये सब की हम बात करते हैं। तो जो हमारा वंडरवॉल कांस्टेंट A है, वंडरवॉल
was constant A। ये हमें क्या बताएगा? ये बताता है it measures force of attraction between gaseous molecules. It measures force of attraction between gaseous molecule, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो उसके बारे में जानकारी देता है ये। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यदि ए की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब भाई मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है वह वंडरवॉल फोर्स होता है, आपको पता है। तो वंडरवॉल फोर्स जो होगा वह ए थोड़ा डिसाइड करा पैरामीटर उसका, यानी ए की वैल्यू ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। यदि ए का वैल्यू ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब गैस को लिक्विफाई करना थोड़ा ईजियर है। यदि आपको 4 गैसेस दी हैं उनके लिए ए की वैल्यू दी है, तो जिसके लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी वह गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और वह रिलेटिवली ईजिली लिक्विफाई होगी। तो यानी इसका मतलब क्या कह रहा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ ए, larger the value of A, greater is the strength of van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction। अभी पीछे हमने बात की थी बेटा कि जो है ए हीलियम और उसके लिए जो है वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो ये आपको पता है। अब आगे हम बात करते हैं, यानी इसका एक पॉइंट और लिख दें, यानी द गैसेस हीलियम और हाइड्रोजन के लिए जो है वैल्यू ये कम होती है ए की वैल्यू, इसीलिए उन्हें इजीली लिक्विफाई नहीं किया सकता। द गैसेस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ए will be easily liquefy liquefied। ओके, ये हमको ए से पता चल रहा है, स्मॉल ए जो वंडर वाल कांस्टेंट है उससे पता चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा कांस्टेंट बी है वो हमें क्या बता रहा है, यानी कांस्टेंट बी, वंडर वाल कांस्टेंट बी अंडरस्टूड है बेटा, रिलेट्स टू ध्यान रखिएगा इनकम्प्रेसिबल, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी एक्चुअल वॉल्यूम क्या है मॉलिक्यूल का यह बताएगा। यानी इसको और समझिए, एंड मेजर द इफेक्टिव size of gas molecules, effective size of gas molecules। ये बताएगा, ए क्या बताएगा अट्रैक्शन फोर्स, बी बताएगा इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। ये बात हो गई, ए का वैल्यू ज़्यादा यानी अट्रैक्शन ज़्यादा, लिक्विफाई करना ईजियर।
अगला क्वेश्चन जो आता है, आपने देखा होगा यदि आप प्रीवियस ईयर कई बार देख रहे होंगे, तो कांस्टेंट ए का यूनिट पूछ लेता है, वंडरवॉल कांस्टेंट ए का यूनिट। अब उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको याद करने में कहीं चूक हो गई तो फंस गए। तो बहुत सिंपल तरीका आपको हम बता रहे हैं। आपको यदि वंडरवॉल इक्वेशन याद है तो आप आसानी से ए और बी की यूनिट बता सकते हैं। आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ, यूनिट्स ऑफ वंडरवॉल्स कांस्टेंट। बट आपको पता है p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, यह वंडरवॉल इक्वेशन है। आपको एक टर्म होता है, मैं आपको बता दूं कि सेम यूनिट वाली जो क्वांटिटी है वही जोड़ी या घटाई जा सकती है। फिजिक्स का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम यूनिट वाली जो क्वांटिटी है वही घटाई या जोड़ी जा सकती है। यानी यदि हम बात करें तो इसको रिलेट करें, यदि इसको तो यूनिट ऑफ पी इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। क्लियर? तो हमें एक यूनिट जाननी है, यानी यूनिट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यूनिट। ओके, तो पी प्रेशर है, उसकी यूनिट होती है एटीएम। वी वॉल्यूम है, इसकी यूनिट होती है लीटर, और क्योंकि स्क्वायर लगा तो लीटर स्क्वायर। एन मोल है तो मोल हो जाएगा मोल का स्क्वायर। उसको यदि हम करें बेटा तो ये हो सकता है आपका एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2, यानी इनवर्स -2। ठीक, या इसकी जगह आपको बार भी लिखा, भाई प्रेशर बार भी एक यूनिट है, बार लीटर स्क्वायर मोल -2। आपको किसी भी दोनों में एक और टर्म है, वो है आपका एटीएम डेसीमीटर का पावर 6, डीएम की पावर 6, डेसीमीटर पावर 6 मोल -2। ये भाई डेसीमीटर पावर 6 कैसे हुआ, क्योंकि 1 लीटर यानी 1 लीटर इक्वल टू होता है, नहीं लीटर 1 लीटर तो गलत टर्म है, लीटर का जो आपस में है 1 लीटर है, लीटर इक्वल टू होता है डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ए लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब होता है, लीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या और डेसीमीटर की पावर 6 हो जाएगा। बहुत आसानी से आपने जो है ए का यूनिट बता दिया। आपको याद नहीं था, आपने फटाक से क्या किया, कैलकुलेट कर दिया इजी वे में। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को डाउट, मतलब आपको याद है तो द गुड है, नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला याद है यदि वंडरवॉल इक्वेशन, तो भी आप कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं आगे यूनिट बी की यूनिट के लिए। फॉर बी वंडरवॉल क्वेश्चन ए का हमने देख लिया, बी के लिए क्या है, तो वो बेटा आपका है v माइनस एन बी। तो v माइनस एन बी होता है वहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ b की यदि बात करें तो रिवर्स जाएगा, v बाई एन की जो यूनिट होगी वही यूनिट ऑफ b होगा। तो v मतलब वॉल्यूम, लीटर, n मतलब मोल, क्योंकि उसमें है तो इन्वर्स में हो जाएगा n-1 लीटर मोल -1, ये यूनिट होगी वंडरवॉल कांस्टेंट बी की। ए और बी दोनों की यूनिट पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं बेटा, बहुत आसानी से याद करने का ऑपरेशन नहीं है। आप मान लीजिए भूल गए हैं, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो रियल गैस लिखिए और फटाक से फॉर्म जो है उसका यूनिट कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम लोगों ने पढ़ ली गैसेस। अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं टेम्परेचर कम करके और प्रेशर बढ़ाकर, या दोनों के कंबाइन इफेक्ट से। यानी इसको हम समझें तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड by
lowering the temperature by lowering the temperature and increasing pressure, या और by combined effect, of both, या तो टेम्परेचर कम करके या प्रेशर बढ़ा के या दोनों के कंबाइन इफेक्ट से हम जो है वो कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब आते हैं अगला हम क्रिटिकल टेम्परेचर, कुछ टर्म क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये तीन आपके जो है टर्मोलॉजी हैं। इनमें डिफिनीशन का बहुत यूज़ आपका अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि मेंस लिखेंगे आप उस तरह यूज़ पड़े प्री में ही, लेकिन तीनों का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है याद करना। बहुत कन्फ्यूजन होता है, यदि आपका थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें कोई ना कोई गलत चूज़ हो जाता है, तो याद रखना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, चीज़ों को पढ़िए और विश्वास रखिए कि आप उन्होंने उसे पढ़ा है, कई बार लिख के प्रैक्टिस की है, तो चीज़ आपको याद रहेगी। ओके, तो डिफिनीशन तो ठीक है आप कर लेते हो डिफिनीशन, लेकिन फॉर्मूला इसका बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत इसकी कॉमन डिफिनेशन है। क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर? कहते हैं टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी liquefied, however high pressure we may apply on the गैस। साफ सुथरी बात है कि यह वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे उस पर जितना भी प्रेशर लगा दें, तो उस टेम्परेचर को जिससे ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया सकता, चाहे आप जितना प्रेशर लगा दें, उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग है, तो उस गैस के लिए उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उस गैस का वह क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। जैसे CO2 गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इसके मतलब कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर यदि आप करेंगे तो गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। यदि टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। गैस लिक्विफाई कब होगी CO2? जब टेम्परेचर 31.1 के बराबर या उससे नीचे होगा, जिसको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। उसके अलावा पहले इसका फॉर्मूला समझिए। क्रिटिकल टेम्परेचर TC इक्वल टू होता है 8A/27 RB। TC और PC में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये होता है 8A/27 RB। 8A/27 RB। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 8A/27 RB। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब ये समझना है आपको
तो ये आपका हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मुद्दा आता है अगला, जो अभी हमने पीछे बात की, जो नोट करके हम आपको समझाना चाह रहे। नोट क्या कह रहा है बेटा? नोट आप समझिए, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 is 31.1 degree centigrade. Okay, means CO2 cannot be liquefied above this temperature. Okay, even high pressure अप्लाई, यानी आप कितना हाई प्रेशर अप्लाई कर लो, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यदि टेम्परेचर है तो CO2 गैस लिक्विफाई नहीं होगी। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे होगा तो CO2 गैस लिक्विफाई हो सकती है, हो जाएगी मतलब। अगला आपका टर्म है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर ये क्या कह रहा है भाई? ये होता है मिनिमम प्रेशर इस सब की डिफिनेशन इतनी जरूरी नहीं है, मेनली फॉर्मूला जरूरी है। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई the gas at the critical temperature। तो PC का वैल्यू क्या है? PC इक्वल टू होता है A/27B²। A/27B²। नेक्स्ट आपका टर्म है क्रिटिकल वॉल्यूम। तीनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर में होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट critical temperature and critical pressure। इसका फॉर्मूला है VC इक्वल टू 3B। V3 इक्वल टू 3B, B फॉर बॉय, वो जो हमने फंडामेंटल कांस्टेंट B था वही है। ओके, तो फॉर्मूले आपको सारे याद रखने हैं। TC इक्वल टू 8A/27RB, PC इक्वल टू A/27B² और VC इक्वल टू 3B, नॉट 36, 3B। यानी इसको इस तरह समझिए, VC इक्वल टू होता है 3/8RTC। PC इक्वल टू 3/8RTC। ये भाई PC इक्वल टू क्या हुआ? ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ कैलकुलेट करने में आप फंस जाएंगे। और एक और बचा है आपका, यदि हम PC/RTC करें तो इसकी वैल्यू होती है 3/8। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। PC/RTC इक्वल टू 3/8, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.375। ओके, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, उसके फॉर्मूले, उनमें रिलेशन, सब चीज़ याद रखनी है। तो ये मेरा 3rd लेक्चर हो गया बेटा। एक लेक्चर उम्मीद करता हूँ और इसमें पड़ेगा।
तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह का वो है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7905544237। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है मेरा, व्हाट्सअप चलता है इस पर। जब भी आप चाहें व्हाट्सअप करें, कॉल करें, कोई समस्या नहीं। यदि मैं फ्री होऊंगा तो कॉल पिक हो जाएगी, नहीं तो आपको बाद में कॉल हो जाएगी। अच्छे से तैयारी करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेहनत करिए अच्छे से, बेटा सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। गुड डे।